Welcome to the Learner's House. So in this video, we will talk about waiting time and another topic which is random number simulation, which we will start right after this. So सबसे पहले समझते हैं कि waiting time क्या होता है, waiting time की क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले वेटिंग टाइम है क्या, इस पूरे कंसेप्ट को डिटेल में समझते हैं। जैसे कि हमने जैसे प्रीवियस वीडियो थी उसमें वी स्टडीड व्हाट पॉइजन प्रोसेस। तो हमने देखा था कि पॉइजन प्रोसेस क्या होता है। कोई भी नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं टाइम टी तक जो नंबर ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं वो पॉइजन फॉलो करते हैं विद पैरामीटर लैम्डा टी। So that was what Poisson process. Suppose एक सिचुएशन लेते हैं हम कि T टाइम है जो कोई भी इवेंट, जैसे सपोज फर्स्ट इवेंट हो रहा है, वो कितना टाइम लेगा, T टाइम लेगा, टाइम टेकन बाय फर्स्ट इवेंट, ठीक है। और मतलब अब वो ये T कितना है, यानी कि वो फर्स्ट इवेंट कब होगा ये बात हमें नहीं पता, ठीक है। दिस इज जस्ट कि वो जितना भी टाइम लेगा हम उसको कैपिटल टी से डिनोट कर देंगे। देयर इज अनदर नोटेशन विच इज स्मॉल टी। अब यहाँ क्या होगा कि ये है कि इस टाइम तक कोई भी इवेंट नहीं हुआ, मतलब आपने स्मॉल टी टाइम तक इवेंट ऑब्जर्व करा और आपने देखा कि नो इवेंट अकर्ड, यानी कि इस टाइम तक एक भी इवेंट नहीं हुआ। तो इसको हम दो चीजों से समझेंगे, ठीक है। नो इवेंट अकर्ड, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। आपको पता है कि t वो टाइम है जो पहला इवेंट जब होगा तो वो इतना टाइम लेगा, और आपने स्मॉल t टाइम तक ऑब्जर्व करा एक्सपेरिमेंट और आपने देखा कि इस टाइम तक तो कोई इवेंट नहीं हुआ। सपोज आपको पता है, मतलब वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट सपोज कैसी भी सिचुएशन है कि आपको पता है कि 12 बजे एक एक्सीडेंट होने वाला है, ठीक है। आपको पता है कि एग्जैक्ट 12 बजे एक्सीडेंट होगा, ठीक है। तो t टाइम कैपिटल T इज व्हाट 12 PM या 12 नून, ठीक है। इस टाइम पे हमारा पहला एक्सीडेंट होगा, ये बात हमें पता है इस पर्टिकुलर केस में। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये 12 नून है। ये टाइम आपको पता है कि पहला इवेंट यानी कि पहला एक्सीडेंट टी टाइम पे होगा, तो कितने बजे होगा, 12 बजे। तो दैट 12 बजे इज अवर टी, ठीक है। आपने 11 बजे तक ऑब्जर्व किया, तो 11 बजे तक इज स्मॉल टी, क्योंकि इस टाइम तक तो कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ और हमें पता है कि पहला एक्सीडेंट कब होने वाला है, 12 बजे। तो जब वो इवेंट होने वाला है, दैट एग्जैक्ट टाइम जब तक वो इवेंट होगा, दैट इज कैपिटल टी। और आपने एक्सपेरिमेंट करा है स्मॉल टी तक, जिसमें आपने बोला कि एक भी इवेंट नहीं हुआ। तो इसको हम दो बातों से लिख सकते हैं। या तो मैं ये लिख सकती हूँ कि टी टाइम तक कोई भी इवेंट नहीं हुआ, तो आई कैन राइट अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइक, मैंने एक रैंडम वेरिएबल एंटी डिफाइन कर लिया जो बता रहा है नंबर ऑफ इवेंट्स बाय टाइम टी। टाइम टी तक जो इवेंट हुए उसको मैंने बोला नंबर ऑफ इवेंट्स, दैट इज डिनोटेड बाय एनटी। तो मुझे पता है कि इतने टाइम तक एक भी इवेंट नहीं हुआ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि नंबर ऑफ इवेंट्स इस टाइम तक कितने हैं, 0 है। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। और मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो हमारा इवेंट होने वाला है वो कैपिटल टी टाइम ले रहा है और हमने स्मॉल टी टाइम तक ऑब्जर्व करा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि जो इवेंट टाइम लेगा वो बड़ा है स्मॉल टी से। आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। तो मैंने ये दो केसेस डिफाइन करे हैं, दोनों में हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, बट दोनों में जो रैंडम वेरिएबल है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको अभी समझेंगे। आई होप ये लाइन आपको समझ आई होगी मैंने कैसे लिखी है। जब आपको पता है, आपने स्मॉल टी टाइम तक ऑब्जर्व करा, इवेंट नहीं हुआ, और आपको पता है कि इवेंट टी टाइम पे होगा, कैपिटल टी टाइम पे इवेंट होगा, स्मॉल टी तक नहीं हुआ, तो इट मींस कि कैपिटल टी वाला जो टाइम है, यानी कि जो पहला इवेंट है, उसको इस टी टाइम से ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो कोई इवेंट हुआ नहीं, ठीक है। सो अब इसको हम निकालते हैं, कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने बोला कि नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 0 है, और एन टी क्या फॉलो कर रहा है, नंबर ऑफ इवेंट्स बाय टाइम टी। और एन टी क्या फॉलो करेगा, वी नो दैट बाय पॉइजन प्रोसेस कि एन टी विल फॉलो पॉइजन लैम्डा टी। वेरी गुड। सो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी रेज टू द पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल, तो वो पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सिर्फ इतना आएगा, e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी। दोनों में क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? आप बोल रहे हो कि कोई इवेंट है उसको स्मॉल टी से ज्यादा टाइम लग रहा है होने में,
या फिर आप ये बोल दो कि स्मॉल टी तक एक भी इवेंट नहीं हुआ, दैट इज सेम है सेइंग कि उससे ज्यादा टाइम में इवेंट होगा। तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है एक्सेप्ट टू दैट ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी, दोनों चीजें क्योंकि सेम है तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। यानी कि ये प्रोबेबिलिटी हमने पॉइसन प्रोसेस से निकाली, तो ये भी क्या होनी चाहिए, यही होनी चाहिए। अब हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे एंड व्हाट वी विल नोटिस हियर इज कि ये प्रोबेबिलिटी किसकी होती है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अभी इस चीज में कंफ्यूजन होगी। ये प्रोबेबिलिटी किसकी है आप इजीली बता सकते हो कि ये प्रोबेबिलिटी तब आएगी जब ये t जो है रैंडम वेरिएबल ये क्या फॉलो कर रहा हो, एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा हो। वेरी गुड। तो अगर t एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है तो उसमें स्मॉल t से बड़ी प्रोबेबिलिटी यही आती है। ये हमने ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा हुआ है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं CS1A एक्चुअल साइंस वाली प्लेलिस्ट में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जिस भी टॉपिक में कराया है वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि t ग्रेटर देन t यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो कैपिटल T है ये क्या फॉलो कर रहा है, हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। सो यहाँ पर जो जिस भी रैंडम वेरिएबल की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, मेक श्योर कि रैंडम वेरिएबल वही डिफाइन किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने t तो अभी डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो हमने ये एक्सपोनेंशियल से नहीं लिखा, हमने ये लिखा पॉइसन से ही है, बट इससे हमें पता चल गया कि ये क्या फॉलो करता है, एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है। तो अब इसको हम थोड़ा सा और ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। सो अभी हमने देखा कि जो हमारा कैपिटल T है ये क्या फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर लैम्डा। सो ये कैपिटल T क्या है, अब इसको डिफाइन करते हैं। ये वो टाइम है जब आपका पहला इवेंट हो रहा है। ठीक है, तो सपोज हमारा पहला इवेंट हुआ टाइम t1 पे और हमारा दूसरा इवेंट हुआ टाइम t2 पे। तो टाइम t1 से टाइम t2 के बीच में जब तक आपने वेट किया, दिस टाइम इज नोन एज वेटिंग टाइम। ठीक है, इसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, वेटिंग टाइम। यही हमारा क्या है, t है। सो t इज अवर वेटिंग टाइम और t जो है वो क्या फॉलो करता है, एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर लैम्डा। सो हमने क्या करा, t टाइम तक हमने ऑब्जर्व करा कि t टाइम पे हमारा पहला इवेंट हो रहा है। ठीक है, वी ऑब्जर्व कि t टाइम पे कौन सा इवेंट हो रहा है, हमारा पहला इवेंट हो रहा है। तो पहले इवेंट होने के लिए हमने जितनी देर वेट किया दैट इज अवर वेटिंग टाइम। ये हम फर्स्ट इवेंट के लिए ले रहे हैं। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि सपोज t2 और t3 दो इवेंट्स हुए। ठीक है, उसमें टाइम लगा t2 एंड t3, तो उनके बीच में जो टाइम लगा दैट इज ऑल्सो व्हाट, वेटिंग टाइम। ठीक है, सो हम वो भी निकाल सकते हैं। नाउ वी विल डू क्वेश्चंस ऑन वेटिंग टाइम। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, सो नाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे जिसमें बोला है कि इफ रिपोर्टेड क्लेम्स फॉलो अ पॉइसन प्रोसेस with rate 5 per day, calculate the probability that there will be fewer than 2 claims reported on a given day. The time until the next reported claim is less than an hour. सबसे पहले आपको एक काम करना है कि 2 मिनट के लिए इन दोनों पार्ट्स को पढ़ना है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें बोला है कि रिपोर्टेड क्लेम्स है, कुछ हम क्लेम्स रिपोर्ट कर रहे हैं जो फॉलो कर रहा है पॉइसन प्रोसेस और उसका जो रेट है 5 एंड अकॉर्डिंग टू अ डे, यानी कि एक दिन के लिए जो रेट है डिफाइन है। ठीक है, सो सबसे पहले हम अपना x डिफाइन करेंगे। सो आवर x इज नंबर ऑफ क्लेम्स पर डे। सो एक दिन में जो क्लेम्स हो रहे हैं वो क्या फॉलो कर रहा है, पॉइसन फॉलो कर रहा है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है। उसका जो पैरामीटर है वो क्या है, सिंकिंग पार्ट कट। तो उसका जो पैरामीटर है वो कितना है, 5 है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि 2 से कम क्लेम्स आए हो किसी भी दिन, यानी कि ऑन अ गिवन डे देयर विल बी फ्यूअर देन 2 क्लेम्स। और यहाँ बोल रहे हैं द टाइम अंटिल द नेक्स्ट रिपोर्टेड क्लेम इज लेस देन एन आवर। दोनों क्वेश्चंस में फर्क है। उस फर्क को अभी हम देखेंगे। सबसे पहले तो पहले पार्ट में आपको कुछ भी जो है लैम्डा टी वाला
चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक दिन के लिए रेट दिया है और जो नेक्स्ट उसमें हमें करना है, यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो भी किसके लिए निकाले, एक दिन के लिए निकाले कि किसी एक दिन में 2 से कम क्लेम्स आए हैं, ठीक है। सो दोनों ही 1 डे के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि वो जो चीज है लैम्डा टी वाली वो नहीं लगाएंगे, दोनों केसेस में जो हमारा लैम्डा है वो सेम होगा एंड दैट विल बी 5। तो पहले में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है देयर विल बी फ्यूअर देन 2 क्लेम्स, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट दिस कि जो x है यानी कि जो नंबर ऑफ क्लेम्स है वो 2 से क्या है, कम है। कट दैट सिंकिंग पार्ट में रिपीट कर रही हूँ। सो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो x है यानी कि जो नंबर ऑफ क्लेम्स है वो 2 से कम आए हों, ठीक है। सो ये x क्या फॉलो करता है, पॉइसन फॉलो करता है, ऐसा हमें पता है। तो इसको तो हम निकाल सकते हैं, 2 से कम हो यानी कि 1 या 1 से छोटे हो, ऐसा लिख सकते हैं इसको। कट सिंकिंग 1 या 1 से छोटे हो, हम ऐसा लिख सकते हैं। सो इसको वी कैन राइट कि x इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी प्लस x इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी, दोनों को क्या कर दें, हम जोड़ दें। सो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा विच इज अवर 5 लैम्डा रेज टू द पावर x विच इज 1 अपॉन में x फैक्टोरियल दैट इज 0 फैक्टोरियल, सो दैट विल बी 1। अब इस केस में आ जाएगा e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा रेज टू द पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल एंड दैट विल बी 1। सो इसको हम ऐड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 0.0404, ठीक है। सो ये हमने करा है पॉइसन प्रोसेस से पहला पार्ट। नाउ वी विल डू सेकेंड पार्ट। सो नाउ वी विल डू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें बोला है कि जो टाइम है जब तक दूसरा क्लेम आप रिपोर्ट करोगे तो वो जो टाइम है वो 1 घंटे से कम है। अब जिस रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, हमें रैंडम वेरिएबल भी वैसे ही डिफाइन करना होता है। पार्ट ए में जो रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन किया है वो हमने नंबर ऑफ क्लेम्स डिफाइन करा है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये जो टाइम लग रहा है, सपोज t इज द टाइम बिटवीन क्लेम्स, ठीक है। सो मैंने इसको बोल दिया कि 2 क्लेम्स के बीच का जो टाइम है दैट इज t, ठीक है। टाइम बिटवीन यहाँ लिख लेना 2 क्लेम्स, ठीक है। तो एक क्लेम सपोज आ गया हमारे पास और दूसरा क्लेम आए, नेक्स्ट रिपोर्टेड क्लेम यानी कि अगला क्लेम जब आए तो उन दोनों के बीच का जो टाइम हो वो 1 घंटे से कम हो, तो मैंने इसको t से डिनोट करा है। अब हमारा जो रैंडम वेरिएबल ए पार्ट में था दैट वाज नंबर ऑफ क्लेम्स, जो बी पार्ट में है वो है टाइम बिटवीन क्लेम्स, तो रैंडम वेरिएबल में डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट अ वेटिंग टाइम, यानी कि एक क्लेम आने के बाद दूसरा क्लेम जब आ रहा है तो उसके बीच आपको कितनी देर वेट करना पड़ रहा है, दैट इज अवर वेटिंग टाइम, ठीक है। सो ये किससे कम है, इन्होंने बोला लेस देन एन आवर, यानी कि 1 घंटे से कम है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे t इज लेस देन 1, ठीक है। इसको हम किस में डिनोट कर रहे हैं, आवर्स में, यानी कि जो टाइम हम ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, आवर्स में ले रहे हैं। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ क्लेम्स पॉइसन फॉलो करते हैं तो यानी कि नंबर ऑफ क्लेम्स की जगह आप इवेंट्स ले लो, नॉर्मली नंबर ऑफ इवेंट्स अगर पॉइसन फॉलो करते हैं तो 2 इवेंट्स के बीच का टाइम क्या फॉलो करेगा, एक्सपोनेंशियल फॉलो करेगा। इसको अभी हमने देखा था, तो ये दिस t विल फॉलो एक्सपोनेंशियल 5। एक दिन के अकॉर्डिंग हमने ये जो रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन करा था, पैरामीटर 5 डिफाइन करा था। एक छोटा सा इसमें जो है ट्विस्ट है एंड दैट इज कि ये जो था ये 1 दिन के लिए था, यानी कि 1 दिन के लिए लैम्डा है, 1 डे के लिए लैम्डा है 5। तो आपको यहाँ पे आपने इसको कैसे डिफाइन किया, इसको आपने आवर्स में डिफाइन करा है ना, t इज लेस देन 1 लिखा है आपने, तो आपने इसको आवर्स में लिखा है, तो दिस वुड आल्सो बी इन आवर, ठीक है। सो इसको हम आवर में डिफाइन करेंगे, 1 दिन के लिए यानी कि 24 आवर्स के लिए ये 5 है, तो फिर 1 आवर के लिए कितना हो जाएगा, यस 5/24। सो आई होप कि आपने मेरी पॉइसन प्रोसेस वाली वीडियो देखी होगी, क्योंकि ये पॉइसन प्रोसेस वाली वीडियो से ही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। सो यहाँ तक आ गया। अब ये हमें पता है एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है, ये निकालना है, तो ये क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल के CDF का फॉर्मूला होता है 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा x। लैम्डा है हमारा 5/24 और x है हमारा जिससे छोटी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये क्या है 1 है, ठीक है। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.188। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि वेटिंग टाइम के क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे पेपर में और इनको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है।
सो ये था वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम पे और क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आई विल पुट ऑन मोर क्वेश्चंस। और उसके अलावा भी अगर आप किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस कहीं से भी ट्राई करते हो, सो यू कैन पुट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स। ऑल्सो बस इस बात का ध्यान रखना कि जो टॉपिक हो गया है, यानी कि जिस टॉपिक की मैं वीडियो डाल चुकी हूँ उस टॉपिक से ही डाउट्स आने चाहिए। मतलब कि जो जैसे अभी कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसकी वीडियो हमने अभी नहीं डाली है, ठीक है, तो उसके डाउट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो आफ्टर द वीडियो यू कैन पुट ऑन दी सिमिलर डाउट्स, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन। सो ये मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन क्या होता है? ये बिल्कुल ही लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके बाद वी आर प्लानिंग टू कम अप विद आर, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आर पोर्शन है और जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं आर में, तो पहले वो आएंगी, फिर वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। सो मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन में क्या है इसको हम डिटेल में अभी समझेंगे। मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन का मतलब है कि सपोज हमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ वैल्यूज निकालनी है, तो हम उन वैल्यूज को कैसे निकालें, मतलब रैंडमली हम वैल्यूज जनरेट कर सकते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो सपोज आपको मतलब जैसे अगर हमें आर में करना होता है तो हम उसके लिए एक बिल्कुल बेसिक सा कोड है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, तो हम हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वहां पे निकाल सकते हैं, ठीक है। जो थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ते हैं उसमें हम इस मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन को दो मतलब ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज फॉर कॉन्टिन्यूअस एंड अदर इज फॉर डिस्क्रीट। सबसे पहले हम इसमें कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूअस में हमें एक मेथड पढ़ना है जिसका नाम है इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड। सो ये एक इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड होता है जिसको हम, अगर हमें कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ भी रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं तो हम उसको कौन से मेथड से जनरेट करते हैं? इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड से जनरेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मतलब इन द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, लाइक एचयूरियल एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है। हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें रैंडम नंबर जनरेट करने होते हैं तो हम आर पे वो चीज़ बेसिकली कर लेते हैं। सो इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड क्या होता है उसको अभी हम देखते हैं। सो इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड के लिए हम कुछ इसमें क्या देखेंगे, वर्किंग रूल देखेंगे जो करना होता है। सपोज x कोई रैंडम वेरिएबल है जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ठीक है, आपको नहीं पता क्या डिस्ट्रीब्यूशन वो भी फॉलो कर रहा है, यू डोंट नो। आपको इस जो ये x रैंडम वेरिएबल है इसके अकॉर्डिंग कुछ रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं। आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो सबसे पहला काम है कि हमारे पास क्या होगा कि कुछ रैंडम नंबर्स होंगे। कहाँ से होंगे? रैंडम नंबर्स होंगे वो जो फॉलो करते होंगे यूनिफॉर्म 0,1 डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सपोज हमारे पास कुछ 4 रैंडम नंबर्स हैं। सपोज एक है 0.234। ये ऐसे ही मैं कुछ रैंडम नंबर्स लिख रही हूँ जस्ट यू नो समझाने के लिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा। सो सपोज हमारे पास ये कुछ रैंडम नंबर्स हैं, ठीक है, 0.234, 0.5682, 0.796 एंड 0.8972। ये कुछ रैंडम नंबर्स हैं जो फॉलो करते हैं यूनिफॉर्म 0,1, ठीक है। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमारे पास कुछ रैंडम नंबर्स होने चाहिए। कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से? यूनिफॉर्म 0,1 डिस्ट्रीब्यूशन से। अब हम क्या करेंगे, लेकिन मान लो आपके पास है किसके? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के, लेकिन आपको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल 5 डिस्ट्रीब्यूशन से आपको 4 रैंडम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। आप वो इनकी हेल्प से करोगे, ठीक है। कैसे करोगे? सबसे पहला काम होगा कि जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन के आपको रैंडम नंबर्स चाहिए आप उसका CDF निकालो। उसका CDF या तो आपको पता होगा या फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा, ठीक है। तो उसका CDF आपको मेनली पता होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करो, इस CDF को U के साथ इक्वेट कर दो। U क्या है?
u ये सारे बेसिक नंबर्स हैं, ये 4 जैसे नंबर्स हैं, तो इनको सपोज मैंने एक जनरल नोटेशन दे दी अभी के लिए u, बाद में मैं u की जगह एक एक करके सारी वैल्यूज रिप्लेस कर दूंगी। तो u क्या है, u एक रैंडम नंबर है जो कहाँ से आया है, यूनिफॉर्म 0,1 से आया है, लेकिन हमें इसका कुछ नहीं करना, हमें रैंडम नंबर चाहिए कहाँ से, एक्सपोनेंशियल से। तो एक्सपोनेंशियल से चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल के CDF को u के साथ इक्वेट करेंगे, एंड देन व्हाट वी विल सी इज कि इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड क्या करता है, इस फंक्शन का इनवर्स ले लेता है, यानी कि इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू f इनवर्स u। f इनवर्स u के टर्म्स में आएगा, फिर उसके बाद आपको x चाहिए तो हम u की जगह ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रख सकते हैं, तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग x की बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। सो अल्टीमेटली ये u है क्या, दिस u इज, अगर आप इसको CDF को थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखो तो आप इसको ऐसे लिखोगे, सो इट मीन्स कि ये u क्या है, ये u वो प्रोबेबिलिटी है x से छोटे होने की, यानी कि ये जो रैंडम वेरिएबल x है ये स्मॉल x से छोटा हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस बात की प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट u। और u कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, u01 डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि u01 डिस्ट्रीब्यूशन से जो भी नंबर आएगा वो 0 और 1 के बीच में ही होगा, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं। हमारी प्रोबेबिलिटी में भी प्रॉपर्टी होती है कि वो नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1 तक होगा, तो इसीलिए हम इसको कहाँ से ले रहे हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से ले रहे हैं, एंड दैट टू विद a इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एक बार हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के बाद इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन टू आवर एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल से पहले एक चीज और देखते हैं, विच इज द ग्राफ। सो ये ग्राफ आप सीधा बना लेना, जस्ट लाइन टेढ़ी हो गई। ग्राफ क्या बना रहे हैं हम, एक्स एक्सिस पे हमारी x की वैल्यूज है और y एक्सिस पे हमारे CDF की वैल्यू है, fx की। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल वाली वीडियो से आपको पता होगा कि अगर ये CDF है तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, इंक्रीजिंग जाएगा ऐसे। सेकेंड थिंग इज कि ये जो ग्राफ है ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का ग्राफ कुछ इस तरीके से हमारा आगे मूव करेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा जो है ये यहाँ से हो गया, एक मिनट, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, सो दिस विल बी लाइक समवेयर दिस। ठीक है, सो ऐसे हम किसी भी रैंडम वेरिएबल का CDF का ग्राफ बना सकते हैं। तो सपोज मैंने कुछ भी ऐसी एजम्पशन नहीं मानी कि क्या फॉलो करता है, बस ये बोला है कि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सो अब अगर ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ इस x एक्सिस की वैल्यूज है, यहाँ fx की वैल्यूज है, अगर आप x की जगह अगर आप fx को इक्वेट कर रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी u से, fx इज दिस प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो कैपिटल X है ये स्मॉल x से छोटा हो या इसके इक्वल हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट u। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल रहे हो, अगर आपको ये x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, इस f को इधर ले जाओगे और यहाँ पे जाके f का इनवर्स ले लोगे, f इनवर्स u हम इसको लिखेंगे। तो x की वैल्यू एक क्या आएगी, f इनवर्स u आएगी, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू में कहीं पर क्या आएगा, f इनवर्स u आएगा। अगर x की वैल्यू f इनवर्स u है तो उसका y क्या होगा, y विल बी व्हाट, x की जगह जब आप f इनवर्स u रखोगे तो आप इसको यहाँ रख के भी देख सकते हो कि f से f इनवर्स नल हो जाएगा एंड देन इट विल बी u। सो यहाँ पर आ जाएगा u, यानी कि अगर x की वैल्यू है f इनवर्स u तो उसके लिए हमें एक u मिलेगा और वो कहाँ मिलेगा, y एक्सिस में मिलेगा। ठीक है, सो इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट ग्राफ था एक जो हमारी कोड रीडिंग में बना हुआ है। सो आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस ग्राफ, ऑल्दो विल नॉट यूज इट मच। नाउ इसके हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला है कि आप 3 वैल्यूज सिमुलेट करो। ठीक है, एंड यू आर गिवन दैट कि 3 वैल्यूज सिमुलेट करनी है। कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से सिमुलेट करनी है, एक्सपोनेंशियल 0,1 डिस्ट्रीब्यूशन से सिमुलेट करनी है, और इन वैल्यूज का यूज करके सिमुलेट करनी है, यानी कि यूनिफॉर्म 0,1 से जो है आपको ये वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो fx है
आई एम सॉरी, दिस इज नॉट कॉमा, दिस इज 0.1, ठीक है। सो यानी कि जो लैम्डा है वो क्या है, 0.1 है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ 0.1। नाउ जो हमारा fx है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो fx होता है वो होता है 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा x। यहाँ पर ये आएगा किसके इक्वल, u के इक्वल, ऐसा हमने देखा था अभी। वहां जो हम चीज लिख रहे थे ना, x इक्वल्स टू f इनवर्स u, उस f इनवर्स u का सिर्फ एक मतलब है, एंड दैट मतलब इज कि आपको x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ u, ठीक है। सो ये काम हम अभी करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ u। तो हम u वाली चीजों को और कांस्टेंट को एक साइड रख देंगे। हमें एक साइड सिर्फ x वाली चीजें लानी है, तो हम उसको ट्राई करेंगे कि हम कैसे लेके आएंगे। अब माइनस लैम्डा x को नीचे लेके आएंगे तो दोनों साइड हम क्या लेंगे, ln लेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा ln 1 माइनस u इज इक्वल टू माइनस लैम्डा x, ln e 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारे जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाई लैम्डा ln 1 माइनस u, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, अपने x को u के टर्म्स में लिख दिया। पहला काम आपको यही करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपको इस u के कॉरिस्पॉन्डिंग एक x की वैल्यू मिलेगी, तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि x1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई लैम्डा ln 1 माइनस u1, ठीक है। नाउ यू विल डू जस्ट वन थिंग, यू विल पुट वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। सो लैम्डा आएगा हमारा 0.1, ln 1 माइनस u1 कितना है हमारा 0.113 है। सो व्हेन वी विल सॉल्व दिस वी विल गेट इट 1.20, ठीक है। सो ये हमारा आंसर आएगा, यानी कि x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.20। ऐसे ही x2 x3 आप खुद निकाल सकते हो। मैं जस्ट आंसर लिख देती हूँ कि आपका जो x2 आएगा 0.608 को पुट करके जो x2 आएगा दैट विल बी 9.36, एंड देन आपका जो x3 आएगा वो आएगा 0.03। सो बहुत ही आसान है, रैंडम नंबर सिमुलेशन इज बहुत ही इजी। सो एक ही बात, आप इसको रैंडम नंबर सिमुलेशन बोलो या मोंटी कार्लो सिमुलेशन बोलो, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है मोंटी कार्लो में। आप हायर स्टडीज में जब और एग्जाम्पल्स और एग्जाम्स दोगे सो उसमें हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्चुअल एप्लीकेशन है। लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग ये बहुत ही आसान टॉपिक है, ऐसा मतलब है। बट अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था सितंबर 2021 वाला एग्जाम, उसमें सबसे टफ क्वेश्चन जो आया था वो इसी टॉपिक से आया था, ठीक है। मतलब ऑल्दो ये बहुत ही इजी टॉपिक है जिससे हार्ड क्वेश्चन उतना ज़्यादा बनता नहीं है, बट उसमें आया था वो पेपर ही मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिकी था, ठीक है। सो विल डू दैट क्वेश्चन ऑल्सो। सो कमिंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें जो रैंडम वैल्यूज जनरेट करनी है वो कहाँ से जनरेट करनी है, यूनिफॉर्म -1,4 से जनरेट करनी है। और किससे करनी है, यूनिफॉर्म 0,1 से करनी है, दैट वी नो ऑब्वियसली। सो यूनिफॉर्म -1,4 से करनी है, इसके लिए आपको इसका CDF पता होना चाहिए। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो CDF होता है वो होता है x माइनस a माइनस -1 विल बी +1, ठीक है। सो x माइनस a हो गया एक तरीके से, अपॉन में b माइनस a b माइनस -1 दैट विल बी 5, ठीक है। सो हमारे पास CDF आ गया x + 1 अपॉन में 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको u के अकॉर्डिंग इक्वेट करते हैं और यहाँ से क्या निकालते हैं, हमारा x निकालते हैं। सो ये आ जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 5u, एंड हेयर अवर x विल बी 5u माइनस 1, ठीक है। सो हमें हमारा x1 चाहिए अगर, तो वो क्या हो जाएगा 5u1 माइनस 1, एंड x2 हो जाएगा 5u2 माइनस 1, 5u2 माइनस 1। सो इसमें जो रैंडम नंबर्स हैं ये 0.07 एंड 0.628 एंड 0.461, ठीक है। तो आप x1 रखोगे, ये x2 ये u1 u2 u3 रखोगे, ऐसे ही कॉरिस्पॉन्डिंग आप x1 x2 x3 निकाल लोगे। सो जब आप 0.07 यहाँ पर रखोगे तो आपका आंसर आएगा -0.65। जब आप 0.628 रखोगे u2 की जगह तो आपका आंसर आएगा 2.14, एंड सिमिलरली जब आप u3 यानी कि 0.461 यहाँ पे रखोगे तो आपका आंसर आएगा 1.305।
सो ये 3 वैल्यूज हैं x की जो हमने अभी अभी जनरेट करी है। सो ये पार्ट हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस वाला पार्ट। नाउ वी विल डू क्वेश्चंस फ्रॉम डिस्क्रीट पार्ट। सो ये रूल है, बेसिक रूल, जिसको हम फॉलो करेंगे जब हम जब हमारा रैंडम वेरिएबल x जो होगा वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, कोई भी डिस्क्रीट, तो हम रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट करेंगे उसके लिए ये एक छोटा सा रूल है। अब ये रूल थोड़ा सा ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, आई नो, बट इसको हम एक क्वेश्चन की ही हेल्प से करेंगे। तो अभी के लिए आप इसको नोट करिए एंड मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से ये भी समझाऊंगी एंड देन क्वेश्चन भी, तो वो अच्छे से समझ आएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला है कि सिमुलेट टू रैंडम वैल्यूज फ्रॉम अ पॉइसन 2 डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द रैंडम नंबर 0.721 एंड 0.128। तो ये 2 रैंडम नंबर्स को यूज करके हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग 2 रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं। तो ये डिस्क्रीट हो गया, तो इससे कैसे जनरेट करेंगे वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर पॉइसन है हमारा 2, तो यानी कि जो हमारा x है दैट इज फॉलोइंग पॉइसन विद लैम्डा 2, ठीक है। तो सबसे पहला काम व्हाट वी विल डू इज कि हम जैसे f0 हमें चाहिए, ठीक है। f0 इज जैसे वहां पर क्या होता है कि हम क्या करते थे, fx को u के इक्वेट करते थे और वहां पे हम इनवर्स ट्रांसफॉर्म मेथड लगाते थे। वो मेथड हम डिस्क्रीट के केस में नहीं लगाएंगे। डिस्क्रीट के केस में व्हाट वी विल डू इज कि हमें CDF की वैल्यूज चाहिए, जैसे यहाँ लिखा है ना CDF की वैल्यूज चाहिए हमें, ठीक है। तो हम x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले कुछ x की वैल्यूज के लिए CDF जनरेट करेंगे, ठीक है। वी विल जनरेट दिस CDF थिंग। सो f0 पे ये CDF वाली प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है आप HUDL टेबल से देख सकते हैं। आई एम जस्ट पुटिंग इट डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा 0.1353। 1 तक की प्रोबेबिलिटी आएगी 0.4060, 2 तक की प्रोबेबिलिटी आएगी 0.6767 एंड 3 तक की प्रोबेबिलिटी आएगी 0.8571, ठीक है। तो ये वैल्यूज मैंने डायरेक्टली लिखी हैं एंड आई होप कि HUDL टेबल से देख के आप ये वैल्यूज लिख सकते हैं और एंड कीप इन माइंड की लैम्डा आप 2 रखें, ठीक है। तो अब देखो रैंडम नंबर क्या है, 0.721। रैंडम नंबर इज अवर 0.721। ऑल्सो आप ये बात भी सोच रहे होगे कि x तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, हमने सिर्फ 4 ही वैल्यूज क्यों निकाली है, वो अभी हम देखेंगे। यहाँ लिखा है कि देखो कि u किस किस के बीच में है, ठीक है। मैंने देखा कि मेरा u है 0.721 एंड आई सॉ व्हाट कि ये किस किस के बीच में है, f2 जो कि है 0.6767 और किस किस के बीच में है, f2 और f3 के बीच में है। उन्होंने बोला है कि जनरेट x इज इक्वल टू xj इफ दिस, मतलब ये इस तरीके से अगर लाई करता है तो यहाँ इक्वल टू लगेगा। मैंने देखा कि जो हमारा 0.721 है वो f2 से f3 के बीच में आ रहा है, ठीक है। f3 के इक्वल भी हो सकता है किसी केस में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है xj माइनस 1। इस केस में अगर मैं बोलूं कि हमारा j क्या है, 3 है, सो यहाँ क्या आ रहा है, ये xj माइनस 1, this is what, xj minus 1 is our 2, xj minus 1 is nothing but our 2 and xj is nothing but our 3। तो ये किस किस के बीच में है, 2 से 3 के बीच में, ये j नहीं आएगा यहाँ से, हम बस इसको अभी ऐसे ही देखेंगे। xj माइनस 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल अगर हम इसको कंपेयर करें, और xj किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। तो वो क्या कह रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है कि ये u इन दोनों के बीच में आ रहा है तो आप जनरेट कर दो x इज इक्वल टू xj, ठीक है। तो xj इज व्हाट, 3। तो ऐसा हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, ये नंबर जो है ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो हमने क्या करा, हमने अपना रैंडम वेरिएबल x जनरेट करा एंड दैट इज अवर 3। सो आई होप ये समझ आया होगा। इसमें हमें मतलब डिटेल में नहीं जाना, आपको ये नहीं जानना कि ये कैसे आया, आपको वो नहीं जानना, बिल्कुल भी नहीं जानना। आपको बस ये रूल देखना है, इसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है। ये मतलब जैसे आप और पेपर्स क्लियर करते जाओगे, बहुत सारी चीजों के रीजंस हमें मिलते जाएंगे, ठीक है। सो इसके पीछे की हिस्ट्री पे नहीं जाना है, जस्ट वी हैव टू डू इज कि u हमारा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो
हमारा जो x जो जनरेटेड वैल्यू है वो ये हो जाएगी, ठीक है। ऑल्सो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि xj यानी कि CDF जो है f2 f3 के बीच की जो प्रोबेबिलिटी है 0.721 है, यानी कि ये दो नंबर्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सो नहीं जाना वहां पे, तो हमारा x आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारी वो है 0.128। अब हम अपनी CDF वाली वैल्यू से देखेंगे कि हमारा 0.128 किस किस के बीच में आ रहा है। तो 0.128 इज लेस देन दिस। ऑल्सो वी नो दैट कि CDF हमेशा बढ़ता जाएगा, कभी ये कम नहीं होगा, ठीक है। सो 0.128 f0 से क्या है, छोटा है, ठीक है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये ऐसे किसी दो नंबर्स के बीच में नहीं है, बट ये 0 से बड़ा है और ये किससे छोटा है, f0 से छोटा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी सिमुलेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारा xj - 1 विल बी दिस, ठीक है, एंड xj विल बी 0 हियर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x जो जनरेट होगा वो हो जाएगा हमारा x = 0। तो हमारी दो सिमुलेटेड वैल्यूज आई, एक 0 आई और एक 3 आई, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट वाले केसेस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी मे बी लग सकता है, बट आई विल सजेस्ट यू कि डू दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्वेश्चन, ठीक है, ताकि ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड स्टिल अगर कहीं भी डाउट आता है आप वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी डाउट आता है देन आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज, ठीक है। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस। थैंक यू।